महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने शरद पवार के साथ बगावत करते हुए अपने 18 समर्थक विधायकों के साथ सिंध सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली है और उनका दावा है कि उनके साथ 40 विधायकों का समर्थन है। अजीत पवार के साथ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार में एनसीपी के 8 विधायकों को शामिल किया गया है और इस घटना के बाद एक बार फिर से दल बदल विरोधी कानून चर्चा में आ गया है, क्योंकि शरद पवार के अनुसार उन 8 विधायकों की सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन किया है। जबकि इसके विपरीत अजीत पवार गुट ने अपने गुट को ही मुख्य एनसीपी पार्टी घोषित कर दी है। नमस्कार, आज के मुद्दे की बात में हम लोग दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों और उसकी चुनौतियों का आकलन करेंगे। दल बदल विरोधी कानून संसद और विधानसभा सदस्यों को एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शामिल होने और विधायकों की खरीद फरोख्त को रोकता है तथा राजनीतिक नैतिकता बनाए रखने का कार्य करता है। 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जिसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। यह अधिनियम किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के लिए प्रावधान निर्धारित करता है। बाद में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया तथा एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दे दी गई। हालांकि इसके लिए शर्त लगाया गया कि विलय होने वाले दल के कम से कम 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में हो, अर्थात यदि किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य अलग होकर किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना चाहते हैं तो वह दल बदल की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय के लिए मामले को सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास भेजा जाता है। हालांकि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन भी होता है। आइए अब जानते हैं कि अयोग्यता का आधार क्या होता है। कि यदि कोई निर्वाचित व्यक्ति अपने निर्वाचन के पश्चात अपने राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है तो वो अयोग्य माना जाएगा। दूसरा, यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपने राजनीतिक दल की अनुमति के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है तब भी वह दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा। यदि कोई निर्दलीय सदस्य या विधायक या सांसद निर्वाचित होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे भी अयोग्य माना जाएगा। और यदि कोई मनोनीत सदस्य अपने मनोनयन के पश्चात 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे भी दल बदल कानून के अधीन अयोग्य माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि कानून से जुड़ी कुछ चिंताएं क्या है। पहला, यह कानून प्रतिनिधि और संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करता है, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून के लागू होने के पश्चात सांसद एवं विधायक को पार्टी के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना होता है और यह कानून उन्हें किसी भी मुद्दे पर अपनी स्वतंत्रता और जनता के भावनाओं के अनुरूप मतदान करने से रोकता है। इससे प्रतिनिधि लोकतंत्र कमजोर होता है। अध्यक्ष की भूमिका भी कई मामलों में संदिग्ध रहती है, क्योंकि वह सत्ताधारी दल से जुड़े होते हैं, तो इसीलिए अपने समर्थकों के अयोग्यता के मामले में निर्णय लेने में वो अक्सर देरी करते हैं। यह संशोधन निजी सदस्यों को तो दल बदल को रोकता है और किसी पार्टी में विभाजन को मान्यता नहीं देता है, लेकिन अगर इसके विपरीत यदि 2/3 सदस्य किसी दल से अलग होकर विलय होते हैं तो उसको वह मान्यता दे देता है। इससे हॉर्स ट्रेडिंग इसको भी बढ़ावा मिलता है। यह कानून किसी व्यक्तिगत सदस्य के दल बदल को रोकता है, लेकिन विधायकों की सामूहिक खरीद फरोख्त को बढ़ावा भी दे देता है, जो स्पष्ट रूप से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के जनादेश के खिलाफ है। तो प्रश्न उठता है कि इसमें क्या परिवर्तन या क्या संशोधन किया जाना चाहिए। सबसे पहले, दल बदल के मामलों में अंतिम निर्णय प्राधिकारी चुनाव आयोग को होना चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपालों को दल बदल याचिकाओं पर सुनवाई करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का सुझाव है कि संसद को उच्च न्यायपालिका के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र न्यायाधिकरण का गठन करना चाहिए, ताकि दल बदल के मामलों में तेजी और निष्पक्ष रूप से फैसला किया जा सके। कुछ कानूनविदों का मानना है कि यह कानून विफल हो गया है और दल बदल पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। सरकार की स्थिरता यद्यपि एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके साथ ही
पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए, जिससे सभी को अपनी बात रखने का मौका प्राप्त हो सके। सदन के अध्यक्ष को दल बदल मामले में अंतिम प्राधिकारी मानना शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के भी खिलाफ है। अतः इस संदर्भ में शक्ति को उच्च न्यायपालिका या चुनाव आयोग को ट्रांसफर कर ही दिया जाना चाहिए। नमस्कार, निर्माण आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें और निर्माण आईएएस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।